आज के स्पेशल इन्वेस्टमेंट थीम वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट थीम वीडियोस ये बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ मैं काफ़ी दिनों से रन कर रहा हूं। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक एक थीम को पकड़ो और खुद तो कन्विंस हो ही जाओ उस थीम से, साथ में आपके साथ में अपने लर्निंग शेयर करो ताकि आप थीम में कन्विंस हो जाओ। आज का सेटअप आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा बिकॉज आज मैं अलग ही मूड में हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैं अपने आप को एक कंज्यूमर की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। आज मैं ये मान रहा हूँ कि जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम मेरे फैमिली का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, वैसे वैसे मैं और कंजम्पशन कर रहा हूँ। यस, आज का जो हमारा थीम है वो कंजम्पशन लेड सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है। बहुत इंटरेस्टिंग थीम है, लंबा वीडियो जाएगा, लास्ट तक रुकेगा तब फायदा होगा। थीम बताने का इंटेंशन बहुत सिंपल सा है कि आपको ये भी पता लगे कि क्या थीम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, और उसके अलावा लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे पार्टिसिपेशन इस थीम के अंदर में आप कर सकते हैं। ऑलराइट, ऑल सेट, रेडी, लेट्स गो। बाय द वे, चालू करने से पहले अगर मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो दोस्तों, मैं तकरीबन 20 साल हो गए मुझे शेयर बाज़ार के अंदर में, और बहुत ही ज़बरदस्त कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिखा सकूँ शेयर बाज़ार में सही तरीके से पार्टिसिपेट करने का तरीका। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल के साथ में आप परमानेंट जुड़ जाइए, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट टाइम मैंने बैंकिंग पे एक वीडियो बनाया था, बहुत लोगों ने उसको प्यार दिया। लोगों ने कहा कि बैंकिंग का लिटरली ए टू जेड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैंने दिया अपार्ट फ्रॉम थीम की अंडरस्टैंडिंग। तो सेम काम मैं एफएमसीजी में करूँगा, और मेरी टीम ऑब्वियसली है जो मुझे हेल्प करती है इस तरह से प्यारे प्यारे कंटेंट बना के आपके सामने प्रेजेंट करने में। तो एफएमसीजी स्टैंड्स फॉर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसका मतलब ये वो गुड्स है जो जल्दी जल्दी मूव करते हैं। तो जल्दी जल्दी मूव करता है तो ये नहीं कि इधर से उधर मूव करते हैं। जल्दी नहीं मतलब शेल्फ में आता है, लोग ले जाते हैं, आता है, ले जाते हैं। मतलब इनकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। टिपिकली कंज्यूमर साइड्स पॉइंट ऑफ व्यू और कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू समझना जरूर। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू फ्रिक्वेंट परचेज करते हैं, जो आम आदमी के लिए आम जीवन में जो चीज़ें यूज़ होती है उसको एफएमसीजी कहते हैं। इसमें लो एफर्ट लगता है, मतलब डिसाइडेड है पहले से कि मैं डव यूज़ करता हूँ, मैं सिंथॉल यूज़ करता हूँ, मैं जो भी यूज़ करता हूँ, मैं कोलगेट यूज़ करता हूँ, जो यूज़ करता हूँ वही यूज़ करता जाऊँगा। ज़्यादा मुझे बार बार अपने आप को तंग नहीं करना है, डिसीजन मेकिंग में बार बार अपने आप को नहीं लेके आना है। जनरली लो प्राइसेस होते हैं, ये 50 रुपये, 100 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, ये जनरली प्राइस पॉइंट्स होते हैं एफएमसीजी के। शॉर्ट सेल्फ लाइफ, मतलब शेल्फ में जो टिपिकली जो मॉल्स होते हैं या जो किराना स्टोर्स होते हैं, वहाँ पर शेल्फ जो होते हैं ना, वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं टिकते, ये लोग लेते जाते हैं और रैपिड कंजम्पशन है। ये कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। और कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हाई वॉल्यूम है, भर भर के वॉल्यूम होता है इसके अंदर में, मार्जिन बहुत छोटा सा होता है बिकॉज अल्टीमेटली ये वैल्यू एडिड ही है ना, अलग अलग रॉ मटेरियल को इकट्ठा करके कुछ फिनिश प्रोडक्ट बनाना और वो फिनिश प्रोडक्ट जो है वो आपको बेच देना। तो इसमें मार्जिन बहुत ही कम होता है। एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए बिकॉज रीच जितना ज़्यादा जिस कंपनी को होगा वो उतना ज़्यादा चांसेस है कि वो कंपनी ग्रो कर पाए। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो बेसिकली फास्ट मूविंग को डिफाइन करता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वो टिपिकली बहुत ज़्यादा हाई होता है। ऑलराइट, ये पूरा सेक्टर का एक बार वैल्यू चेन को अपने समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग पीपीटी है, ध्यान दीजिएगा, इसमें समय बताएंगे, हड़बड़ी नहीं है। ये वीडियो ना एकदम हड़बड़ी में मैं रिकॉर्ड नहीं करना चाहता। इनफैक्ट मैंने अपने चैनल में कहा भी कि अभी कम वीडियो बनाएंगे, बट ऐसा बनाएंगे जिसको मज़ा आएगा, मुझे भी बनाने में और आपको भी उसको कंटेंट को कंज्यूम करने में मज़ा आएगा। तो एफएमसीजी जो है वो इंडिया का 4th लार्जेस्ट सेक्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है उसका जीडीपी में। इनफैक्ट जीडीपी का अगर फॉर्मूला देखोगे ना तो उसमें एक एस्पेक्ट होता है सी, विच इज कंजम्पशन। तो जो कंट्री सेल्फ कंजम्पशन ओरिएंटेड होती है उसका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत अलग होता है। जो कंट्री एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ओरिएंटेड होती है उसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत अलग होती है। तो इंडिया लार्जली अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। FMCG provides employment to around 3 million people, accounting for approximately 5% of the total फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट इंडिया। बाय द वे, जितना भी डेटा, जितना भी आपको कंटेंट दिख रहा है, ये कोई ना कोई रिपोर्ट से लिया हुआ है। हम मल्टीपल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं और उसको एग्रीगेट करके एक सिंपल भाषा में आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो फुल क्रेडिट टू ऑल द कंटेंट जो रिपोर्ट क्रिएटर्स, जिन्होंने हमको इतना अच्छा कंटेंट दिया कि हम उसको एग्रीगेट करके आपके सामने प्रेजेंट कर पा रहे हैं।
इंडिया का जो एफएमसीजी सेक्टर है वो 7.5% ग्रो किया था इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अप्रैल से जून 2023 में। ये हाईएस्ट था पिछले 8 क्वार्टर में, पर उसके बाद से थोड़ा स्लो डाउन हो रखा है। इनफैक्ट ये सेक्टर जो है वो अभी ठंडे बस्ते में है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर में ग्रोथ दिख नहीं रही है। और तभी रिकॉर्ड करना चाहिए ना जब कोई सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है, तभी इसके बारे में बात करनी चाहिए, बिकॉज कभी न कभी तो टेलविंड आएगा ही, कभी न कभी तो सेक्टर जागेगा ही। ये सेक्टर का पूरा एक वैल्यू चेन समझने की कोशिश करते हैं कि फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर में माल बनता है, कुछ भी बन सकता है, चाहे टूथपेस्ट बन रहा है, चाहे साबुन बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, और वो फैक्ट्री से माल जो है वो ट्रांसफर होता है वेयर हाउस या डिपो के अंदर में। ये टिपिकली ट्रांसफर करता है कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। वेयर हाउस और डिपो से या तो वो एक्सपोर्ट की तरफ चला जाएगा, तो एयर एक्सपोर्ट की तरफ या शिप के थ्रू एक्सपोर्ट होके बाहर के मार्केट में बिक जाएगा। या इंडिया का कंजम्पशन बात करें तो 4 तरीकों से वो इंडिया के कंज्यूमर तक पहुंचता है। पहला B2B या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। B2B का मतलब हो गया कि एक कंपनी एज अ OEM मैन्युफैक्चरर बिग कंपनी को दे रही है, बिग कंपनी डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रही है अपने तरीके से। और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जैसे एमबे और ये लोग जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उनके थ्रू। तो B2B और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास में पहुंच जाता है। उसके बाद है जनरल ट्रेड। जनरल ट्रेड कैसे होता है कि अर्बन और रूरल, ओके। अर्बन में स्टॉकिस्ट होता है, स्टॉकिस्ट होलसेलर को देता है, होलसेलर अपने किराना वाले को, मॉम एंड पॉप स्टॉक को देता है, और फिर वहां से जो हनुमान स्टोर है ना, वहां से आपके पास में पहुंच जाती है। और अगर मैं रूरल की बात करूं तो एक सुपर स्टॉकिस्ट होता है, बिकॉज रूरल में छोटे छोटे पॉपुलेशंस की छोटे छोटे गांव होते हैं, शहर होते हैं, तो वहां पर एक स्टॉकिस्ट से काम नहीं होगा। तो एक सुपर स्टॉकिस्ट होता है जो प्रॉब्ली एक रीजन को पूरा कवर करता है, और सुपर स्टॉकिस्ट जो है वो रूरल डिस्ट्रीब्यूटर को देता है या होलसेलर को देता है, और होलसेलर जो है वो फाइनली जो किराना स्टोर है वहां तक पहुंचाता है, वहां से फिर वो आपके पास से पहुंचता है। तीसरा है मॉडर्न ट्रेड, जो कि बिग बाजार है, डी मार्ट है, ये लोग डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, डायरेक्टली परचेज करते हैं, बिकॉज उनको कॉस्ट इफेक्टिवनेस चाहिए। तो फैक्ट्री से डायरेक्टली लेंगे, कंज्यूमर तक डायरेक्ट पहुंचेंगे। उसके कारण क्या होता है, इनके डिस्काउंट्स जो है वो बहुत हाई होते हैं, प्राइसिंग जो है वो बहुत हाई होते हैं। इसलिए डीमार्ट देखिए, डीमार्ट है बिकॉज वो मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे में एफएमसीजी प्रोड्यूस को परचेज कर पाता है। और चौथा है ई कॉमर्स, जो कि ग्रोइंग सेगमेंट है, जहां पर अमेजन ऑफ द वर्ल्ड है, जो डायरेक्टली लेके कंज्यूमर को, लॉजिस्टिक्स को मैनेज करते हुए कंज्यूमर तक माल को पहुंचाते हैं। यही मोटा मोटी वैल्यू चेन है। अब हर वैल्यू चेन के अंदर में अलग अलग प्लेयर्स है, अलग अलग एक्टिविटीज़ है हर प्लेयर की। तो और हर वैल्यू चेन के अंदर में अपॉर्चुनिटी, जैसे ई कॉमर्स अपने आप में अपॉर्चुनिटी है, मॉडर्न ट्रेड, डीमार्ट वगैरह अपने आप में अपॉर्चुनिटी है। तो उसको बहुत सेपरेटली अपने डिस्कस करेंगे, बिकॉज पूरा वैल्यू चेन को डीप जाएंगे तो एवरी वैल्यू चेन इटसेल्फ हैज़ अ वैल्यू चेन एंड देन इटसेल्फ हैज़ अ वैल्यू चेन एंड सो ऑन। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं लार्जली जो माल बनाते हैं उनकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो अगर थोड़ा नंबर वर्क करें तो एफएमसीजी जो मार्केट है वो तकरीबन 167 बिलियन का मार्केट है 2023 में, ठीक है। और टोटल रेवेन्यू जो है इस मार्केट का है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये ग्रो करेगा, तकरीबन 615 बिलियन डॉलर हो जाएगा 2027 तक, ठीक है। ये सब IBEF बोल के एक एजेंसी है, वहाँ से रिपोर्ट हमने लिया, वहाँ का डेटा है। अर्बन जो है वो 65%, 65% कंट्रीब्यूट करता है, वेयर 35% इज कंट्रीब्यूटेड बाय रूरल, राइट। और एक एक्सपेक्टेशन है कि जो ओवरऑल मार्केट है वो 15% CAGR से ग्रो करके 220 बिलियन हो जाएगा 2025 तक, और जो कि 110 बिलियन था 2020 तक, ओके। इंडिया ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट size has been projected to grow from 4.45 billion in 2022 to 76 billion by 2032 at the CAGR of 33%। इसका मतलब जो FMCG के अंदर में जो ग्रोथ आएगा, उस ग्रोथ के अंदर में सबसे बड़ा योगदान वो होने वाला है ऑनलाइन का, राइट। और इसीलिए आप देखो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, चाहे जोमेटो है, जोमेटो का इंस्टामार्ट है, स्विगी है, दे आर ऑल गेटिंग इनटू फास्ट डिलीवरी, क्विक डिलीवरी, फ्यू मिनट्स डिलीवरी, बिकॉज उनको पता है कि इंडिया का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, और अगर कंजम्पशन का पेस बढ़ेगा तो ऑनलाइन डिलीवरी, कन्वीनियंस ऑफ डिलीवरी, ये सब का भी एक रेलिवेंस बढ़ता जाएगा। तो ग्रोथ ड्राइवर अगर अपने एक बिग पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो क्यों इंडिया के अंदर में एफएमसीजी इतना ग्रो कर रहे हैं, तो लाइफस्टाइल, यूथ,
वी आर डेफिनेटली मूविंग अवे फ्रॉम अ रूरल इकोनॉमी टू एन अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, फॉर्मलाइजेशन हो रही है इकोनॉमी की, और जो ओवरऑल स्पेंडिंग है टिपिकल हाउस होल्ड की इन FMCG products is going up and will continue to go up. So high e-commerce adaptation, favorable government policies and initiatives, premiumization, adaptation of branded products, rural consumption has gone up, a younger population who is very eager to consume more and more, and share of एफ्लुएंट एंड एलिट क्लास हैज एक्सपेंडेड। मतलब ओवरऑल पर कैपिटा इनकम जो इंडिया का $2000 हुआ करता था अब 2500 के ऊपर चला गया है। तो कहा जाता है कि जब कभी भी पर कैपिटा इनकम $3000 के ऊपर जाता है तो एक सुनामी आती है कंजम्पशन की, और वही सुनामी इंडिया में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कौन सी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है और एक्सपेक्टेड है कि और ग्रोथ रहेगा? ज्वेलरीज में बहुत ग्रोथ है, स्पोर्ट्स फुटवेयर में ग्रोथ है, अपरल्स में है, चेन रेस्टोरेंट्स में है, और स्लो डाउन भी है कुछ कुछ सेक्टर्स में, जहां पर हम बात करेंगे आने वाले कुछ स्लाइड्स के अंदर में। तो हम लोग अभी FMCG की क्यों बात कर रहे हैं? अचानक से मेरे को क्या हो गया कि मैं FMCG बात कर, एक तो वन ऑफ द रीजन है इसकी, जब भी कोई सेक्टर परफॉर्म कर नहीं हो रहा था मेरे अंदर चुल आ जाता है कि अरे ये क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है। कभी ना कभी तो मून शॉट्स आएंगे ही, कभी ना कभी तो उनका दिन आएगा ही। तो अभी से होमवर्क करके रखो, जब दिन आएगा तब हम उसका फ़ायदा उठा सके। तो देर इज़ अ ग्रोइंग डिमांड ओवरऑल, इस पर कोई डाउट नहीं है। अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज, कई नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे, वो नई नई चीज़ें चालू कर रहे हैं। आप देखिए आजकल पुराने ब्रांड्स को चिंता होने लग गया है, बिकॉज इंस्टाग्राम वगैरह में क्या हो गया है, कोई भी नया ब्रांड चालू होता है और उसके रेवेन्यू अचानक से शूट अप कर जाते हैं। ई कॉमर्स बहुत बड़ा होता जा रहा है, ऑनलाइन रिटेलिंग बहुत बड़ा होता जा रहा है। पॉलिसीज, गवर्नमेंट PLI स्कीम लेके आई है, आई मीन 23-24 के अंदर में $976 मिलियन PLI स्कीम का तरफ से गवर्नमेंट को गया है। गवर्नमेंट चाहती है कि भैया हम इंपोर्ट करना बंद कर दें, और इंसेंटिव गवर्नमेंट दे रही है कि आप यहीं पर मैन्युफैक्चर करिए और यहीं पर ही चीज़ों को प्रोड्यूस करिए। तो पॉलिसी सपोर्ट आ गया, और जैसा कि मैंने कहा ना, नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। तो जो बड़े प्लेयर्स है जैसे ITC हो गया, हिंदुस्तान लीवर हो गया, ये लोग एक्विजिशन मोड पे भी है। तो इनको जहाँ लगता है कुछ मैं एक्वायर करूँ, उसके कारण मेरा भी एग्जिस्टेंस और बेटर हो जाता है, प्लस एक सिनर्जी बेनिफिट आती है। तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ बहुत जोर शोर से इस इंडस्ट्री में अभी चल रहा है, और ये इंडस्ट्री टिपिकली कैश पॉजिटिव इंडस्ट्री है। तो कैश है सबके बुक्स में, तो ताकि वो एक्वायर कर सकें। सेक्टर का वैल्यूएशन हमेशा से एक क्वेश्चन मार्क रहा है। पहले अगर देखें, इसका सेक्टर का वैल्यूएशन होता है तकरीबन 30 टाइम्स ऑफ प्राइस अर्निंग, 2014 की बात कर रहा हूँ, और अभी इसका वैल्यूएशन 40-50 टाइम्स अर्निंग 2019 में हो गया। तो अब पिछले 2-3 साल से ये सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया है। एक टाइम बेस्ड करेक्शन इस सेक्टर के अंदर में चल रहा है। ओके, अगर आप ITC को हटा दें तो इस सेक्टर का मेजर डी रेटिंग हो गया है, और जो ये वैल्यूएशन मल्टीपल्स जो बहुत एक्सपेंसिव दिख रहे थे, वो कहीं ना कहीं जाके थोड़ा मॉडरेट हो चुके हैं। इनफैक्ट सेक्टर का मैं आपको अगर ओवरऑल रेवेन्यू दिखाऊं तो मैं स्टॉकेज के अंदर में चलता हूं, यहाँ पर मैं सेक्टर में जाता हूं और यहाँ मैं टाइप करता हूं फास्ट मूविंग। तो ये पूरा सेक्टर है जिसमें तकरीबन 220 कंपनीज है, बहुत सारे कैटेगरीज हैं इन कंपनीज के। तो मैं अगर पूरा इंटायर सेक्टर का रिजल्ट अगर आपको दिखाऊं तो मोटा मोटी आप देखो, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग ग्रोथ इस सेक्टर ने नहीं दिया है पिछले 10 क्वार्टर में। बट अगर मैं ईयरली डेटा देखूं तो यस, ओवर अ लास्ट 2-3 ईयर्स द सेक्टर हैज़ गिवन गुड ग्रोथ। तो स्टॉक प्राइसेस बढ़े थे, कोविड के बाद बढ़े थे, 2022-23 तक बढ़ रहे थे, पर पिछले 2-3 इनफैक्ट 2021-22 तक बढ़े थे, पर उसके बाद 2-3 साल से या 7-8 क्वार्टर से द स्टॉक प्राइसेस हैव नॉट डन ग्रेट, बिकॉज ग्रोथ यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है, इस पर ध्यान दीजिएगा, और लेट्स स्पेंड मोर टाइम, लेट्स स्पेंड। और मोतीलाल ओसवाल ने बहुत अच्छा रिपोर्ट बना रखा है। आई थिंक खाली मोतीलाल नहीं, बहुत सारे ब्रोकर्स ने अच्छा रिपोर्ट बना रखा था। तो मैंने अपनी टीम को बोला कि यार सब इतना मेहनत करते हैं, तो उन्हीं का मेहनत पे अपन लोग को पिगी बैंक करना चाहिए और उनको क्रेडिट दे देते हैं कि यार थैंक यू सो मच, इतना अच्छा प्यारा आपने रिपोर्ट बनाया। तो FMCG को दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, स्टेपल्स और डिस्क्रिशनरी। स्टेपल्स का मतलब होता है जो अपने को रेगुलर चाहिए, नेसेसिटी मान लीजिए उसको, ठीक है। जैसे ब्रश चाहिए, मंजन चाहिए, साबुन चाहिए, खाने के आइटम चाहिए, बाल के लिए तेल चाहिए, बराबर। और डिस्क्रिशनरी हो गया कि मैं सोच सकता हूँ मैं लूँ कि ना लूँ, ठीक है। अगर ये पूरा ग्रोथ देखें तो 68% FY10 के अंदर में 2010 में 68% स्टेपल हुआ करता था, और बाकी जो है
32% डिस्क्रिशनरी हुआ करता था। अब देखिए टेबल में दिख रहा है, जो कि अब 56% स्टेपल है और डिस्क्रिशनरी हो गया 44%। इसका मतलब इंडिया जो है वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की तरफ मूव कर रहा है। डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या हुआ? पेंट्स जैसे डिस्क्रिशनरी है, ज्वेलरी डिस्क्रिशनरी है, क्यूएसआर, ये जो नीचे वाला जितना आइटम है ना इस टेबल में, ये सब डिस्क्रिशनरी है। फुटवेयर, वहाँ ज़्यादा ग्रोथ हुआ है विजा विज स्टेपल के साथ आप उसको कंपेयर करें तो। सिमिलरली वॉल्यूम ग्रोथ के अंदर में अगर नंबर देखें तो ये एक इंटरेस्टिंग टेबल बनाया था उन्होंने, एक रिपोर्ट में दिखा हमको कि बेसिकली अगर कंपनी वाइज मैं ये देखूं कि अगर 100 का बेस कर लूं 2018 में, तो कौन सी कंपनी है जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है? स्टेपल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है डिस्क्रिशनरी के अंदर में। तो अगेन प्रीटी मच सेम कंक्लूजन कि वॉल्यूम ग्रोथ उन कंपनीज में हो रही है जो कंपनीज इनोवेट कर रही हैं और जिन कंपनीज का जो कैटेगरी है उस प्रोडक्ट का वो ग्रो कर रहा है। जो जैसे ज्योति लैब है वो ग्रो कर रही है बिकॉज कंपनी ओवरऑल इनोवेट कर रही है, दे आर डूइंग गुड। सो 100 का 150 हो गया, ठीक है स्टेपल में। डाबर 100 का 144 144 हो गया, नेस्ले 100 का 144 हो गया, मेरिको सफोला 100 का 150। अब देखो ये जैसा वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है ना इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स में, स्टॉक प्राइस में भी वैसा ही ग्रोथ हुआ है, ठीक है। और डिस्क्रिशनरी में देखो तो गजब आग लगी हुई है। वेस्ट लाइफ 100 का 197 हो गया, बर्गर किंग 100 का 152 हो गया, राडिको जो है 100 का 192 हो गया। राडिको जो अल्कोहल में है, एशियन पेंट 100 का 200 हो गया, टाइटन 100 का 202 हो गया। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि इंडिया जैसे जैसे हम लोग पैसे वाले बनते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऊपर के लेवल के आइटम ज़्यादा हो गए, मतलब डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन हमारा बढ़ रहा है और ये कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहेगा। तो एफएमसीजी में अगर आपको ध्यान दे रहा है तो डिस्क्रिशनरी के अंदर में जो फोकस करें ना उन पे ध्यान देना चाहिए। कैटेगरी वाइज अगर ग्रोथ ट्रेंड देखें तो मोटा मोटी वही कंक्लूजन आ रहा है कि जो 3-4 कैटेगरी है जिसमें ग्रोथ अच्छा रहा है पिछले 5 साल में और आने वाले टाइम पे भी रहेगा, तो होम केयर कैटेगरी, पेंट्स, क्यूएसआर, ज्वेलरीज एंड काफ़ी हद तक डेयरी, जो मिल्क प्रोडक्ट्स है ना इनके ऊपर में अब अनलाइकली लोग बोलते हैं कि दूध का सामान लेना बंद कर देना चाहिए, खाना बंद कर दे, बट डेयरी इज नॉट जस्ट मिल्क, इट्स मिल्क derivatives like butter or dahi and all those, they are doing very good। और लास्ट 4 क्वार्टर का अगर एवरेज देखें तो डेयरी हैज बीन वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स अपार्ट फ्रॉम ज्वेलरीज। ओके, तो एक एक कैटेगरी के बारे में क्विकली अपने देखते हैं, बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं बिताऊंगा बिकॉज और बातें भी करनी है। तो ये पीपीटी आपके पास अवेलेबल होगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के नीचे होगा, फिर बिंदास आप डाउनलोड कीजिए और इसको रख लीजिए, अगर आपको रेफरेंस के रूप में कभी चाहिए होगा तो आपके काम आएगा। ओरल केयर, ओरल केयर जो है अगर 5 साल का इसका CAGR देखे तो तकरीबन 6% ये कैटेगरी ग्रो की है, जिसमें डाबर सबसे ज़्यादा ग्रो किया है और जिलेट ग्रो किया। और एवरेज पिछले 4 क्वार्टर का अगर देखें तो कोलगेट हैज़ ग्रोन। देखिए वो पतंजलि के बाद में कोलगेट का एक बार किंतु परंतु आ गया था, बट ये जो कैटेगरी नया डेवलप हुआ ना विच इज़ नेचुरल आयुर्वेदिक कैटेगरी, पतंजलि ने कैटेगरी क्रिएट कर दिया, बट इसका फ़ायदा जो है वो कोलगेट और डाबर को पर्टिकुलरली बहुत हुआ, बिकॉज डाबर का एक ब्रांड परसेप्शन फॉर एलिट क्लास इज फार सुपीरियर देन दी पतंजलि का ब्रांड परसेप्शन। ओके, हेयर केयर जो कि बेसिकली हेयर ऑयल हो सकता है, शैम्पू हो सकता है और व्हाटएवर डिफरेंट काइंड ऑफ हेयर केयर कैटेगरीज होती हैं, विच हैज़ ग्रोन बाय 4% इन लास्ट 5 years। और एवरेज 4 क्वार्टर में देखें तो हेयर केयर कैटेगरी भी 4% ग्रो की है। मे भी लोगों के बाल कम हो रहे हैं इसीलिए शायद अब केयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हो सकता है कि ओवरऑल ये कैटेगरी जो ग्रो नहीं कर रही है शायद आने वाले दिनों में उतना ग्रो नहीं भी करे, पॉसिबली हो सकता है। ओके, पर्सनल केयर के अंदर में दिस कैटेगरी वाज ऑलवेज वेरी 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 प्रॉमिसिंग। पर्सनल केयर का मतलब हो गया शेविंग करना, क्रीम लगाना, कॉस्मेटिक्स हो गया, जिसके अंदर में गोदरेज का अच्छा डोमिनेंस है सोप कैटेगरी के अंदर में, और जिलेट हैज़ ग्रोन क्वाइट वेल। तो दे कैटेगरी हैज़ ग्रोन बाय ओवर 6% इन लास्ट 5 years और लास्ट 4 क्वार्टर के अंदर में 5% CAGR ग्रो करता है। इसमें ना चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं, इसमें कंपटीशन बहुत आ रहा है, इसमें ना डिस्ट्रप्शन बहुत आ रहा है। अब आए दिन देखो नए D2C ब्रांड्स आ रहे हैं जो इस कैटेगरी के अंदर में अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। देखिए फॉर्मुलेशन मोटा मोटी सबका कॉमन ही है। अगर आप फेयर एंड लवली क्रीम निकालोगे और उसके कॉम्पोजिशन देखोगे तो उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी नया ब्रांड उसको लॉन्च कर सकता है, कोई पेटेंट तो होती नहीं है, सब ब्रांड होती है।
तो कोई भी लॉन्च करके अपना ब्रांड बना के बड़ा कर लिया, जैसे नायका है, ब्रांड बनी गया ना, अब वो अपना कैप्टिव प्रोडक्ट डाल ही सकता है, फॉर्मुलेशन कुछ भी हो सकता है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, राइट? ये सब ये सब ड्रीम्स हैं कि ब्रांड, एक्चुअली ब्रांड इज़ व्हाट? ब्रांड इज़ यू सेंसिटाइज़ यू टुवर्ड्स अ ड्रीम, राइट? एंड एनीवन कैन क्रिएट अ ब्रांड। सो डिस्ट्रप्शन बहुत हाई लेवल पे D2C के अंदर में। होम केयर हो गया भाई, कपड़े धोने का साबुन, बर्तन धोने का साबुन, घर साफ रखने का साबुन, इत्यादि इत्यादि। तो होम केयर हैज़ ग्रोन सिग्निफिकेंटली बिकॉज ओवरऑल हम सब पर्टिकुलरली कोविड के बाद में सेंसिटाइज हो गए हैं कि भैया घर को ठीक रखना है, घर को सफ़ा रखना है, घर को अच्छा रखना है, और वी हैव स्टार्टेड लिविंग आवर लाइफ टू द फुलेस्ट। तो ये कैटेगरी 12% ग्रो की है पिछले 5 साल में, लेकिन पिछले 4 क्वार्टर में 8% ग्रो की है। इस कैटेगरी के अंदर में हिंदुस्तान लीवर का लीडरशिप हमेशा रहा है, और ज्योति लैब हैज़ डन रिलेटिवली वेल अपार्ट फ्रॉम डाबर। फूड एंड बेवरेजेस, मतलब उसमें हो सकता है जूस हो सकता है, प्री पैक फूड्स हो सकता है, बिस्किट्स हो सकता है, बहुत सारे कैटेगरी इसमें हैं। तो दैट कैटेगरी इज गोन बाय ओवर 10% CAGR। न्यूक्लियर फैमिलीज हो रहे हैं अल्टीमेटली। हम सब घर पे कुछ भी खाते पीते हैं, तो चनाचूर और भुजिया के अलावा वी ऑब्वियसली हैव बिस्किट्स एंड अदर वेज ऑफ फीडिंग आवर फैमिली। तो ये कैटेगरी 10% ग्रो किया था पिछले 5 साल में, एंड दिस कैटेगरी इज ग्रोइंग बाई 8% इन लास्ट 4 क्वार्टर्स। इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, इसमें ITC ने बहुत अच्छा किया है। ITC जो सिगरेट में डोमिनेंस थी, दे हैव डन रीजनेबली गुड वर्क इन एस्टैब्लिशिंग देमसेल्फ इन दिस कैटेगरी। सिगरेट, ITC की बात हो गई तो सिगरेट की बात हो गई। तो सिगरेट जो है वो उतना बड़ा ग्रोइंग सेगमेंट लगता नहीं है, बट जब डेटा देखोगे ना, तो पिछले 5 साल में 5% CAGR ग्रो किया, बट पिछले 4 क्वार्टर में 12% CAGR ग्रो किया, और इसमें सबसे बड़ा ग्रोथ कंट्रीब्यूटर रहा है गॉडफ्रे फिलिप्स का। कभी सोच सकते थे आप कि सिगरेट इतना ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है, और ITC भी ग्रो कर रहा है? तो ये कैटेगरी है, रहेगा, चाहे आपको पसंद आए नहीं पसंद आए। इंडिया में सिगरेट स्मोकिंग इज़ ग्रोइंग ओनली, और एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो इंडिया में अब ग्रो कर रहा है सिगरेट के मामले में, वो है women's, female. They have started having lot of cigarettes. So मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो है है ना? QSR मतलब रेडीमेड खाना, QSR, Zomato, Swiggy। तो दिस कैटेगरी वी हैव, एक्चुअली मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था QSR पे, अगर आपने देखा होगा तो प्रॉब्ली, नहीं देखा होगा तो देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो था। तो QSR इज ग्रोइंग, यंग पॉपुलेशन ग्रोइंग, आई मीन ऑब्वियसली घर पे खाना नहीं खाना चाहता है सबके सब, हम लोग बाहर जाके या ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। तो QSR इज ग्रोइंग, इट इज ग्रोन बाय 15% इन लास्ट 5 ईयर्स, और 11% पिछले 4 क्वार्टर में QSR ग्रो किया था, और ये ग्रो करता रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। इसलिए इसमें जो कंपनीज है वो एक्सपेंसिव भी होती है। लिकर के अंदर में बियर, वाइन, विस्की, ऑल दीज कैटेगरीज लास्ट 5 साल में 7% ग्रो किया था कैटेगरी, लास्ट 4 क्वार्टर में 10% ग्रो कर गया है। मतलब हे इंडिया, आप बहुत पीने लग गए हैं, थोड़ा सा चिल मारो, रिलैक्स करो, ग्रोथ बहुत आ रहा है। और अगर आप नहीं रिलैक्स कर पा रहे हैं, आप पी रहे हैं, तो जितना पी रहे हैं उतना ही शेयर भी खरीद लीजिए ये सब कंपनीज का। तो जहाँ यहाँ नुकसान हो रहा है वहाँ कुछ फ़ायदा भी हो जाएगा। दिस इज एक्चुअली गुड वे टू इन्वेस्ट। हाँ, कि जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, अगर आप रेगुलर खरीद रहे हैं, वो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी का स्टॉक प्राइस, स्टॉक को भी खरीदिए। सपोज आप 1000 रुपये का माल खरीद रहे हैं, तो 1000 इंटू 10, 10,000 रुपये का वर्थ का शेयर भी खरीद लीजिए, क्योंकि आप अगर खरीद रहे हैं तो दुनिया भी खरीद रहा है, माल कंज्यूम कर रहा है, तो वो स्टॉक प्राइस बढ़ना ही चाहिए। पेंट एक बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, वैसे तो बहुत ज़बरदस्त ग्रो किया है, 15% CAGR ग्रो किया है, बिकॉज रियल एस्टेट, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में गजब तेजी आई है। और लास्ट क्वार्टर्स, 4 क्वार्टर से थोड़ा स्लो हो गया, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रासिम आ रहा है और बड़े कैपेक्स के साथ आ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ओवर सप्लाई होने का डर है, इसीलिए शायद वॉल्यूम पे एक बार इम्पैक्ट आया है। बट लेट्स सी क्या होता है, whether paint will continue to grow the way it has grown in last couple of years. Footwear, ये जूतों वाला मार्केट ना अजब ही हो गया है। पहले तो क्या ये सैंडल और ये सब बहुत बिकते थे, तो आपके ये रिलैक्सो और बाटा और ये सब मिर्जा इंटरनेशनल, इनमें अच्छी ग्रोथ थी पहले, लेकिन 5 साल से दे हैव नॉट ग्रोन। और आज का स्नीकर्स का, स्नीकर हेड बोलते हैं ना, उसका बहुत ज़्यादा डोमिनेंस हो गया है। तो जो कंपनी हाईली प्रीमियमाइजेशन में जा रही है, जैसे मेट्रो वगैरह प्रीमियमाइजेशन में जा रहे हैं, वो ग्रोथ देख पा रही है, बट जो वही नीचे के लेवल पे है उनमें ग्रोथ नहीं दिख रही है, जैसे रिलैक्सो है, बाटा है, ये सब स्ट्रगल कर रहे हैं अभी।
इस कैटेगरी में। और सबसे ज़बरदस्त कैटेगरी एफएमसीजी का, जो मुझे नहीं पता लोग उसको एफएमसीजी क्यों बोलते हैं, बिकॉज़ हम क्या रेगुलर जाके ज्वेलरी खरीदते हैं क्या? बट नॉनदलेस जो है सो है, दिस कैटेगरी हैज़ ग्रोइंग लाइक क्रेज़ी। 15% सीएजीआर इंडस्ट्री का था पिछले 5 साल में, पिछले 4 क्वार्टर में 28% सीएजीआर। सोना का दाम जब बढ़ता है, चांदी का दाम बढ़ता है और बाकी प्रेशियस मेटल्स के दाम बढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली लोगों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है खरीदने के लिए। तो टाइटन हैज़ डन सो गुड, कल्याण ज्वेलर्स हैव डन गुड, सेंको इज़ डूइंग सो गुड। तो ये कैटेगरी को डेफिनेटली ट्रैक में रखिएगा, बिकॉज ये कैटेगरी स्लो नहीं होने वाला है। हम लोग जैसे जैसे पैसे वाले होते जाएंगे, इंडिया लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास बनेगा, रिच बनेगा, ये कैटेगरी डेफिनेटली ग्रो करेगा, राइट। तो ओवरऑल अगर आप देखें इंडस्ट्री का ग्रोथ अच्छा है, पॉकेट्स के अंदर में ग्रोथ होती है, कुछ कंपनीज अच्छा करती है, कुछ कंपनी अच्छा नहीं करती है। पूरा डिपेंड करता है उस कंपनी का क्या स्ट्रैटेजी है और उस कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है उसका क्या एक्सपीरियंस है, क्या एक्सपोजर है स्ट्रैटेजी को मैप करने में। तो कुछ डेटा पॉइंट्स मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, वो डेटा पॉइंट्स बेसिकली स्टॉकेज से ही आए। अब कुछ कुछ कंपनीज की बात करते हैं। देखिए, बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ टाइम में कुछ ही कंपनीज की बात कर पाऊंगा, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप इस सेक्टर में घुसना चाहते हैं तो हर कंपनी के बारे में स्टडी कीजिए, बिकॉज ये पूरा वैल्यू चेन जो है, अनटिल आप सब कंपनी स्टडी करोगे, ये वैल्यू चेन को आप कॉम्प्रिहेंसिवली समझ नहीं पाओगे। तो कुछ कंपनीज कवर करता हूँ। हिंदुस्तान लीवर जो है वो 90% ऑफ इट्स बिजनेस कई प्रोडक्ट में वो यही करता है। तो मेजरली इसके 3 कैटेगरी में ये लीडर है। होम केयर में 29%, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में 42% और फूड एंड रिफ्रेशमेंट के अंदर में 42%। देखिए कितना ज़बरदस्त इसका ब्रांड इकोसिस्टम है। इसने बहुत पैसा कमाया है इंडियन से, यूनिलीवर ने बहुत पैसा कमाया इंडियन से। तो ठीक है, पैसा कमाया है तो बांटा भी है, सैलरी दिया लोगों को, शेयर होल्डर को वेल्थ भी क्रिएट करके दिया है। बट कुछ महीनों से, कुछ क्वार्टर से वेल्थ क्रिएशन नहीं हो रहा है इसके में। वैसे हिंदुस्तान लीवर इज़ नोन एज अ सीईओ फैक्ट्री। जैसे आईसीआईसीआई बैंक सीईओ फैक्ट्री है ना फाइनेंशियल सर्विसेज में, हिंदुस्तान लीवर ने कम से कम 400 एलुमनाई दिए हैं जो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ और सीएक्सओ बन के बैठे हैं। ज़बरदस्त कंपनी है। आईटीसी जो सिगरेट में बड़ा नाम था, बट अब उसका रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे तो सिगरेट इज ओनली 37%, पहले 57% था। एग्री 23% है, एफएमसीजी 23% है, पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग 11% है, होटल्स जो है वो 3% है। तो आईटीसी वो आईटीसी नहीं रही, चेंज हो चुकी है और इसीलिए शायद स्टॉक प्राइस भी अकॉर्डिंगली चेंज हुआ है। उसके बाद है नेस्ले। अभी नेस्ले में हाल फिलहाल कुछ इश्यूज चल रहे हैं। हाँ, बेचारा काफ़ी क्रिटिसाइज होता है। पहले मैगी का इशू था और अभी कुछ बेबी प्रोडक्ट्स के अंदर में इश्यूज आ रहे हैं। तो ये सब कंपनीज की ही प्रॉब्लम है, जहाँ पर आप B2C ओरिएंटेड होते हैं वहाँ पर आपको क्रिटिकली इवैल्यूएट किया जाता है। तो इसका रेवेन्यू अगर देखेंगे तो डिशेज एंड कुकिंग एड्स 32%, बेवरेजेस 11%, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड न्यूट्रिशन 40%, जिसमें नैन प्रोडक्ट्स, ये तो बच्चों का प्रोडक्ट्स है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉन्फेक्शनरीज जो कि है 17%। इसमें इनोवेशन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, और इफ़ दे डोंट इनोवेट, इफ़ दे डोंट क्रिएट न्यू कैटेगरी। वैसे नेस्ले इज़ ओन बाय अ पेरेंट कंपनी विच हैज 62% स्टेक, नेस्ले एसए, जो कि स्विस मल्टीनेशनल कंपनी है। डाबर इज वन ऑफ माय फेवरेट कंपनीज। डाबर, आई लव देम बिकॉज एक तो देसी है, इनका जो काम करने का तरीका है उसमें भारतीयपन दिखता है। फोकस ऑन 250 हर्बल एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। इट हैज 63% मार्केट शेयर इन हेल्थ सप्लीमेंट्स लाइक च्यवनप्राश एंड अदर एनर्जी ड्रिंक्स, एनर्जी टैबलेट्स। 16% इनका ओरल केयर है, 15% हेयर के अंदर में है। तो हेल्थ केयर 36%, होम एंड पर्सनल केयर 47% और फूड एंड बेवरेज जो है वो 17%। इसने बहुत कैपेक्स किया इन दिनों। 2022 में FY22 में उन्होंने 374 करोड़ का 374 करोड़ का कैपेक्स किया है, जिसका बेनिफिट इनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में मिलेगा। देखिए कितना अच्छा एक इमेज बना हुआ है ना। मल्टीपल जगह से हमने सोर्सिंग किया है ये इमेज को, ताकि पिक्टोरियली आपको दिखा सकें कि हाउ ईच कंपनी ऑपरेट्स। Godrej is known for a lot of things, very reputed family, and they have done very good work. इंडिया में उनका 56% रेवेन्यू है, बाकी 44% रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट से उनका आता है। तो इट इज़ अ ट्रूली अ मल्टीनेशनल ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया। पर्सनल केयर में 58% रेवेन्यू, कंज्यूमर होम केयर में 39% और अदर्स में 3% है। ब्रिटानिया, मुझे पता लगा कि ब्रिटानिया का रूट एक्चुअली कैलकाटा है। हाँ, ऑल दो ऑपरेशंस पूरा बाहर ही है, उसका 90% रेवेन्यू जो है वो इंडिया का बिस्कुट सेगमेंट है।
वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन दिस सेगमेंट। इसका जो एनुअल टर्नओवर देखोगे तो 1 लाख टन का वॉल्यूम है, 450 करोड़ का वैल्यू है। अमेजिंग अमेजिंग। इसका बहुत एक्सपेंशन आ रहा है। इसका एक मेजर प्रोजेक्ट आ रहा है रंजन गांव के अंदर महाराष्ट्र में, इन्होंने 700 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया उसके अंदर में। तो रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे तो ब्रेड 5% है, डेयरी 5% है, और बेकरी और बिस्किट जो है वो 90% इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ वैसे बिस्किट्स का, बिकॉज है तो अल्टीमेटली मैदा और चीनी, तो मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, बट इंडिया को बहुत पसंद है मैदा और चीनी, और सब खाते हैं भर भर के। इमामी कलकत्ते की कंपनी है, बड़ी अच्छी कंपनी है, अच्छा फैमिली है। बिजनेस वाइज थोड़ा सा डिफरेंट है। ये अगेन आयुर्वेदिक में ज़्यादा है। फाउंडर दोनों जो है वो बहुत ही हाई इंटीग्रिटी के फाउंडर्स रहे हुए हैं, और मैं पर्सनली जानता हूँ, वेरी गुड फैमिली ऑफर्स। बट ऑब्वियसली वो अलग बात है। यहाँ पर बिजनेस की बात करें तो नवरत्न जो है 66% मार्केट शेयर उनका है, बोरोप्लस में 74%। तो कैटेगरी लीडरशिप कुछ कुछ चीज़ों में उनकी बहुत अच्छी है, एंड दे हैव बीन एबल टू मेंटेन। रेवेन्यू में 83% जो है वो डोमेस्टिक से आता है, और 17% जो है वो इंटरनेशनल से आता है। तो जंडूबाम 55% मार्केट शेयर, केश किंग 27% मार्केट शेयर, मेन फेयरनेस क्रीम 65% मार्केट शेयर। तो कुछ कैटेगरी में उन्होंने अच्छा मार्केट शेयर बना रखा है और उसी को कंटिन्यू करते हैं। नए कैटेगरी में दे आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट और क्या कैटेगरी में हम बड़े हो सकते हैं। वैसे ये बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है, जहाँ पर एफएमसीजी तो है ही, साथ में रियल एस्टेट भी उनका अलग डिवीजन है, तेल अलग डिवीजन है, इमामी हेल्दी एंड टेस्टी, तो अलग अलग डिवीजन है। तो एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट हो गया है अभी, जिसमें एफएमसीजी इज वन पार्ट ऑफ दैट कॉन्ग्लोमरेट। कोलगेट, कोलगेट को भी बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा था बाबा जी के आने के बाद में, बट दे हैव रियली स्टैंड टॉल। उन्होंने खुद आयुर्वेदिक लाइन अच्छा डेवलप किया था। आई वाज हेयरिंग द इंटरव्यूज ऑफ द कोलगेट सीईओ, और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने कंपटीशन को कॉम्बैट किया। सो टूथपेस्ट में दे 51% मार्केट शेयर, टूथब्रश में 30% मार्केट शेयर, और टूथ पाउडर में 48% मार्केट शेयर। आज भी हम बोलते हैं ना कि कहीं पर भी दुकान में जाते हैं कि कोलगेट दे दो, राइट? इट इज़ सो सिनोनिमस with the tooth care. Although Patanjali has done a good job, but Colgate is Colgate at least for a category of market. कुछ कुछ प्रॉक्सी प्ले है, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि कई ऐसी कंपनीज है जो ये बड़े ब्रांड्स के लिए परचेज करती है, बनाती है, सॉरी। जैसे मोल्टेक जो है, जैसे हिंदुस्तान फूड जो है वो ये सब ब्रांड्स के लिए बनाती है, और पैकेजिंग के अंदर में मोल्टेक है जो प्लास्टिक डिब्बे वगैरह बनाती है, एजीआई ग्रीन पैक है जो बॉटल्स बनाती है, एसएल प्रो जो है वो पैकेजिंग ट्यूब्स बनाती है, वो जो जिसके अंदर में हम लोग जो ट्यूब के यूज़ करके खाते हैं ना, या बड़ा वो यूज़ करते हैं। टीसीपीएल जो है पैकेजिंग में वो कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाती है। तो ये कंपनीज अपने आप में भी बहुत बड़ी कंपनीज हो चुके हैं। तो कई लोग प्रॉक्सी प्ले करना चाहते हैं कि मेन इंडस्ट्री में पैसा मत डालो, उससे रिलेटेड जो प्रॉक्सी इंडस्ट्री है उसमें पैसा डालो, बिकॉज जनरली क्या होता है, मेन इंडस्ट्री का ग्रोथ एक जगह जाके रुक जाता है, बट प्रॉक्सी जो है वो दर्र करके ग्रो करता रहता है। तो कई फंड मैनेजर्स का ये स्टाइल ही है कि मैं सिर्फ प्रॉक्सी में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं मेन कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। ये तो हुआ प्रेजेंटेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा प्रेजेंटेशन, है ना? अब मैं चाहता हूँ सेकेंड पार्ट ऑफ द डिस्कशन कि पैसा कैसे बनेगा, बिकॉज अल्टीमेटली हम लोग सब ये एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, इससे हमको पैसा बनाना है। और इन्वेस्टमेंट थीम में पैसा कैसे बनता है, देखिए मैंने अपना फ्रेमवर्क बना रखा है मोमेंटम वाला, कि मैं आइडेंटिफाई करके रखूंगा, जो मोमेंटम आएगा तब मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त थीम्स पे अपन लोगों ने काम किया था। तो ये एक वॉच लिस्ट है, यहाँ मैंने बना रखा है इन्वेस्टमेंट थीम्स, उसमें 119 स्टॉक्स है। और ये वॉच लिस्ट मैंने शेयर किया हुआ बाय द वे, हाँ, ट्रेडिंग व्यू का। ये आपको वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा इसका लिंक, ताकि आपको अगर वॉच लिस्ट अपलोड करना है डाउनलोड कर लीजिए अपना ट्रेडिंग व्यू में, अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं तो आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि देखिए म्यूचुअल फंड ग्रोथ का जब अपने थीम बनाए थे तो उस समय हमने कई स्टॉक्स की बात की थी कि म्यूचुअल फंड, जियो आया म्यूचुअल फंड ग्रोथ होगा तो डेफिनेटली ये देखिए कितना प्यारा स्टॉक है ये जियो जी, देखिए कितना अच्छा मूव दे रहा है और इतना अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है, ये तो बनता है। ये स्टॉक तो मेरे स्टॉक के क्लब मेंबर्स लोग के लिए पोस्ट करना बनता है, बिकॉज यहाँ रेवेन्यू ग्रोथ भी है, मोमेंटम भी है, सब कुछ ये स्टॉक सपोर्ट कर रहा है। तो मैं चाहूँगा इसको मैं अपने स्टॉकेज क्लब मेंबर्स को भेजूँ। तो ये मैंने कॉपी किया यहाँ पे, यस, और यहाँ पर स्टॉकेज क्लब, जहाँ पर मैं अपने मेंबर्स लोग को, मेरे को जो आइडियाज़ लगता है वो मैं कॉन्स्टेंटली शेयर करता हूँ,
तो यहाँ पर मैं ज़रा शेयर कर देता हूँ, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, लॉन्ग टर्म स्विंग ब्रेकआउट एंड इन्वेस्टमेंट थीम स्टॉक। वाह, अब यहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर क्या है, स्टॉकेज क्लब के अंदर में इसको ट्रैक करते हैं कि क्या हो रहा है स्टॉक के अंदर में। बेसिकली अगर मैं इसमें पोजीशन बिल्ड करूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं अभी ब्रेकआउट आ गया तो मैं छोटा क्वांटिटी ले लूँगा, करेक्ट, क्योंकि ये मोमेंटम भी आ गया, मेरे थीम से भी कन्विंस्ड हूँ, तो मैं छोटा क्वांटिटी ले लूँगा जब तक इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव है। मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ दोनों, मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ भी और वीकली रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये चला गया इसके अंदर, माफ़ कीजिएगा मैं स्टूडियो में हूँ तो अभी यहाँ पर इंटरनेट थोड़ा स्लो है, बट ये चला गया अपने इसको ट्रैक करने के बाद में। तो जब तक ये पॉजिटिव है, माफ़ कीजिएगा फ़ोन आ गया, जब तक ये पॉजिटिव है तब तक मैं इसके अंदर में पोजीशन रखूँगा। जिस दिन ये रेड हो जाएगा और मेरे को लगेगा कि ये मोमेंटम अपना लूज़ कर रहा है, उस दिन मैं पोजीशन बुक कर दूंगा, मैं इस पोजीशन को कैरी नहीं करना चाहूँगा। तो ये अपने ट्रैक करेंगे और यही काम हमको करना है इस तरह के आइडियाज़ के अंदर में। तो मैं क्या करूँगा, अभी इन्वेस्टमेंट थीम जो अपना वॉच यहीं पर ही मैं एक और सेक्शन ऐड कर देता हूँ एफएमसीजी का। तो ऐड अ सेक्शन और उस सेक्शन का नाम कर देता हूँ एफएमसीजी, ठीक है। और ऊपर आता हूँ और ये एफएमसीजी के सारे स्टॉक्स जो है, देखिए स्टॉक्स कहाँ मिलेंगे, अब मैं ट्रेडिंग व्यू में जाता हूँ, ठीक है, सॉरी स्टॉक में जाता हूँ और यहाँ सेक्टर में जाता हूँ और यहाँ मैं सर्च करता हूँ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऑलराइट, यहाँ पर आ गया। अब ये देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है, ये डाउनलोड वाला, तो देखिए बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पर आ जाएंगे, बट आने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, ये डाउनलोड डाल दीजिए, यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। स्टॉकेज एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इतना डाउनलोड देता है कि आप सीरियस मार्केट पार्टिसिपेंट होना तो आप कंप्लेन कभी नहीं करेंगे। अब अपने काम करते हैं, इसको सॉर्ट कर लेते हैं बेस्ड ऑन, इसको ऊपर वाला डिलीट कर देता हूँ एक बार, या और सॉर्ट कर लेते हैं बेस्ड ऑन मार्केट कैप। तो डेटा सॉर्ट 1000 करोड़ का बेस पकड़ते हैं, तो इसको यहाँ मार्केट कैप आपको नजर आ रहा है, मार्केट कैप बरोबर है और अपने को चाहिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है, परफेक्ट। तो अपने ये सॉर्ट हो गया। अब ये जो ऊपर की जो कंपनीज है ना, 1000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप की कंपनी, एक बार उसी को अपने रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि मेरे को 900, यस परफेक्ट, इन्हीं कंपनीज में मेरे को करना है काम। नीचे वाली कंपनी में मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ, अभी मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, बाद में देखेंगे, अभी जब इंटरेस्ट आएगा तब देखेंगे। एक मिनट, मार्केट कैप कहाँ है, ओ ये रहा मार्केट कैप, माफ़ कीजिएगा मार्केट कैप यहाँ पर है, तो विल हैव टू एक्चुअली गो डाउन टू दिस, एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर एक थीम बना लेते हैं, राइट क्लिक करके ऐड अ सेक्शन एफएमसीजी, ओके। ये जो यहाँ पर ऊपर आ गए इसको ऊपर ले चलते हैं, राइट क्लिक करके ऐड सिंबल्स, तो मैं सिंबल्स यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ओके। तो इसका मतलब वो सारी एफएमसीजी कंपनीज आ गई जिनका मार्केट कैप जो है वो तकरीबन 1000 करोड़ के ऊपर है। तो लिमिट हो गया, हमने यहाँ पर एक कंपनी है बेसिक, एक बार उसको हटा देते हैं। सो वी हटा सकते हैं या उसको बाद में ऐड भी कर सकते हैं, देख लेंगे बाद में। तो ये सारी कंपनीज है जो परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। अब हमारा क्या रोल रहेगा कि जब भी कोई कंपनी यहाँ पर दिख रहा है परफॉर्म कर रही है, तो वो कंपनीज को हमको ट्रैक में रखना है। जैसे ये सेलो, ये 4% स्टेज है, ये नया लिस्टिंग लग रहा है और कंपनी ऊपर जा रही है। सेलो करती क्या है, ये ब्रेकआउट भी 903 के ऊपर है, मोमेंटम भी पॉजिटिव है। तो एक बार इस पर हम स्टडी कर लेते हैं कि सेलो क्या है, करती क्या है और क्या इसका ग्रोथ रहा है पिछले कुछ क्वार्टर के अंदर में। तो सेलो वर्ल्ड, ओके, यही है, ठीक है। अब इसमें अपने चलते हैं फंडामेंटल्स को सबसे पहले स्टडी करते हैं। ये हाउस होल्ड और पर्सनल प्रोडक्ट बनाती है। अरे सेलो का तो वो बॉटल, बच्चों का वाटर बॉटल वो सब यूज़ करते हैं ना, हाँ। 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 73 का पी रेशियो है, मतलब महंगी कंपनी है, सस्ती नहीं है। लेकिन महंगी है तो कोई ना कोई रीज़न होगा महंगा होने का। इसका रिजल्ट देखें, क्वार्टरली रिजल्ट, तो 488 करोड़ का इसका सेल्स था पहले, 527 का सेल्स दिसंबर क्वार्टर है, मार्च क्वार्टर का इसका रिजल्ट आना बाकी है। और इसका अगर मैं फाइनेंशियल्स पिछले कुछ सालों का फाइनेंशियल्स देखूं तो
फ्रॉम अ सेल्स पर्सपेक्टिव 1000 करोड़, 1300 करोड़, 1800 करोड़, ओके। और पैट देखें तो 166, 220, 285। तो मतलब फाइनेंशियल्स ठीक हैं, इट्स ओके, वर्थ लुकिंग एट, ऑल्दो महंगी है कंपनी बट वर्थ लुकिंग एट। और आरओई वगैरह देखेंगे तो वाओ, ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट की आरओई वगैरह इसका बहुत अच्छा है। और कुछ कुछ रेशियोज भी हम इसमें स्टडी करेंगे, डिटेल में बाद में स्टडी कर लेंगे, बट कुछ कुछ रेशियोज भी स्टडी करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये कंपनी फंडामेंटली ठीक है, थोड़ी महंगी है बट फंडामेंटली ठीक है। तो प्योर प्ले मोमेंटम के लिए ठीक है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा लंबी अवधि तक होल्ड करके प्रॉब्लम नहीं रखूंगा। मोमेंटम खत्म होगा तो शायद मैं निकल जाऊंगा। तो इसका अगर मोमेंटम को मैं क्लियरली देखूं तो इसके ऊपर ही चला गया है, तो विच इज़ पॉजिटिव 875 के ऊपर, तो छोटा पोजीशन मैं ले सकता हूं क्योंकि नया लिस्टेड है, की लेवल के ऊपर चला गया है, तो हो सकता है कि बड़ा मूवमेंट अपने को ये दे दे। तो बेसिकली ये ट्रैक करना है। और यहाँ पर कोई भी कंपनी जो अंदर से फील आए ना कि यार ये ठीक लग रहा है, थीम भी ठीक है, प्राइस एक्शन भी ठीक है, फंडामेंटली भी खराब नहीं है, तो उसमें मैं भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। छोटा छोटा क्वांटिटी से पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि क्या, अगर सौदा काटना भी पड़े तो बड़ा क्वांटिटी अपने हाथ में नहीं हो। ऐसे करके हर थीम से कुछ 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 स्टॉक लेके 20-25 स्टॉक भी अगर आप बना लें जो मल्टीपल थीम्स को बिलोंग करते हों, 3-4 एक 5-6 एक ऐसे करके 20-25 स्टॉक का अपना अगर बास्केट बना ले तो आई थिंक यू आर प्रीटी मच सॉर्टेड इन योर मार्केट जर्नी। ऑलराइट, आई होप दिस वाज यूजफुल। और लंबा वीडियो था, मैंने कहा था ना लंबा वीडियो करेंगे, अभी क्या है छोटे छोटे वीडियो में मज़ा नहीं आ रहा है, और न सीखने में मज़ा आ रहा है न सिखाने में मज़ा आ रहा है। तो अगर आपको पसंद आया होगा ये वीडियो तो आप शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल के साथ जुड़ें तो परमानेंट जुड़ जाइए, क्योंकि इस साल का मेरा टारगेट है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो आप भी इस टारगेट का भागीदारी बनिए, क्योंकि आप लास्ट तक रुके हैं तो इसका मतलब आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, है ना। और ये सेक्टर को ट्रैक करना चालू कीजिए। और बाय द वे मैं ये वॉच लिस्ट आपके साथ नीचे शेयर कर दूंगा, आपको दिखने में ईजी हो जाएगा। यही वॉच लिस्ट मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप स्टॉकेज में भी बना लीजिए, ताकि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक इनसाइट्स जो कि ट्रेडिंग व्यू नहीं देता है, आप उन इनसाइट्स को भी ट्रैक कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल EMS वगैरह के ऊपर में जो मैंने बनाया था उन सबको मैंने यहाँ कर रखा है। तो एज इनसाइट क्या होता है, मुझे अलग अलग तरह के इनसाइट्स देता है जो मुझे हेल्प करता है स्टॉक्स में ट्रैकिंग करने में, और एग्जिट कोई भी अगर मुझे करना है उसको प्लान करने में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप इट वाज यूजफुल, और आशा कर रहा हूँ कि बस मेरे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे और प्यार बांटते रहेंगे। थैंक यू, बाय, जय हिंद।